गुड मॉर्निंग मेरे छोटे भाई और बहनों। आज मैं तुम लोगों को जो बताने वाला हूँ वो है फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा। और ये खाद्य सुरक्षा क्या होता है और इंग्लिश में इसको फूड सिक्योरिटी क्यों कहते हैं, इस पे मैं बहस करने वाला नहीं हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि चैप्टर 4 में जो 9th क्लास की फूड एंड सिक्योरिटी है वो आखिर क्या है और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया जो है वो आखिर क्यों है। आज हम लोग जान रहे हैं कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक फैला है, कोरोना। और इस समय सरकार लोगों को राहतें बांट रही है, भर भर के गेहूं के बोरे, उनके अकाउंट में पैसे, और कई जगह दालें भी मिल रही है और इतनी सहूलियतें मिल रही है कि हमारा भी मन ललचा जाता है कि हमें भी कुछ मिले। पर हमें तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था। हमारे पास न राशन कार्ड है, न ही हमारे पास कोई एपीएल कार्ड है, न ही हमारे पास कोई बीपीएल कार्ड है। खैर, पहले हम टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है और आखिर ये फूड सिक्योरिटी होता क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फूड सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा में क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले जो है वो खाना अवेलेबल होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, एसेसेबल होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, और सब लोगों को जो है वो हमेशा मिल जाना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग देखें कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का क्या मतलब है। तो अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपुल एट ऑल टाइम्स। हर समय हर वक्त पीपल चाहें तो फूड उनके को मिल जाए, वो फूड को एसेस कर सकें और फूड को ख़रीद सकें। ऐसा ना हो कि खाने की अवेलेबिलिटी तो हो लेकिन गरीब उसको एसेस नहीं कर पाएँ, यानी एसेसिबिलिटी ना हो। और ऐसा ना हो कि अवेलेबिलिटी हो, एसेसिबिलिटी हो, लेकिन इतने पैसे ही नहीं लोगों के पास हो कि खाना खरीद पाएँ। तो ये सब चीज़ें, ये तीन चीज़ें अगर एक साथ मौजूद रहेगी और हर वक्त मौजूद रहेगी, ताकि जब चाहे कोई भी इंसान खाना खरीद के खा सके, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी है ना। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। एसेसिबिलिटी का मतलब हो गया विद इन रीच, यानी पहुँच के अंदर में। ऐसा ना हो कि 2 रुपये किलो गेहूँ तो मौजूद है लेकिन वो कहाँ मौजूद है, पटना में, तो उसका कोई मीनिंग रह जाता है क्या? कोई मीनिंग नहीं रह जाता फिर उसका। अब हम लोग देखते हैं कि वाई फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था एक बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? हमारे यहाँ क्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में पॉवर्टी तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है ही। फिर इसके बाद क्या है, डिज़ास्टर भी एक बड़ी समस्या है। और दुर्भाग्य से अभी हम लोग जो गुजर रहे हैं वो भी एक डिज़ास्टर का टाइम है। यानी कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में क्या है, इकोनॉमी का पहिया रुका पड़ा है, लोग अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, खाद्य सुरक्षा। हम लोग जानते हैं कि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, और अकाल जो पड़ा था ना उसमें 3 लाख लोग मर गए थे। 3 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और 3 लाख लोग बंगाल के अकाल में मर गए थे। उस समय की तस्वीरें जो है वो देखने लायक नहीं है। अगर किसी बच्चे ने देख ली तो याद रखना, बुरे सपने ज़रूर आएंगे उनको, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरे सपने आए थे जब मैंने उन तस्वीरों को देखा था। अब हम लोग देखते हैं फूड सिक्योरिटी फॉर। तो फूड सिक्योरिटी किन के लिए? तो हम देखते हैं रूरल एरिया में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो फार्मर लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, या जो ट्रेडिशनल काम करते हैं, जैसे मटके बनाने का काम हो गया, घड़े बनाने का काम हो गया, ऐसे लोगों के लिए क्या है, जो फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। फिर अर्बन क्षेत्र में हम लोग देखें तो बेगर्स के लिए, भिखारियों के लिए, और दूसरा लेबर के लिए, और तीसरा जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है और जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में ये एक बुराई है ना, प्रोस्टिट्यूशन एक बुराई है, लेकिन हमारे देश में मौजूद है। और अभी लॉकडाउन के कारण उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और उनको अभी तक कोई फूड सिक्योरिटी भी मिली हुई नहीं है, कम से कम ऑफिशियली तो मिली हुई बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ सोशल ग्रुप्स को जिनको फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है।
जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग, इनमें गरीबी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके पास ज़मीनें नहीं हैं, या ज़मीनें हैं तो बहुत नाम मात्र की है। शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, इनके पास भी ज़मीनें नहीं है और ना ही इनके पास रोज़गार के कोई साधन है। ये SC और ST और कुछ सेक्शन जो OBC वर्ग के हैं, इनके अंदर में काफ़ी गरीबी है। तो इनको खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत है, यानी इनको फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और किनको ज़रूरत है? फीमेल्स को, महिलाओं को, चिल्ड्रेंस को, जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है, उन सबको खाद्य सुरक्षा की यानी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? चलो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे मैंने ऊपर में बता रखा है, क्योंकि अगर फूड सिक्योरिटी होगी तो इनकी जान बचेगी और इनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। अब हम लोग आते हैं कि कौन से रीजन जो है, उस रीजन के ऊपर में क्या है, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। तो हम लोग देखते हैं रीजन जो है, जैसे इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जैसे हमारा देश भी एक है इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट्स है, यहाँ भी हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। रिमोट एरियाज़ यानी दूर दराज के वैसे क्षेत्र जहाँ पे नॉर्मली गाड़ियाँ नहीं जाती है या जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, वहाँ भी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और जहाँ पे रीजन है जो प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर हैं, वहाँ पर भी ज़रूरत है। किस चीज़ की है? फूड सिक्योरिटी की। और इसके अलावा माइग्रेंट्स के बीच में जो प्रवासी होते हैं, जो काम के लिए, अपने अच्छे रहन सहन के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, उनको भी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अब हम लोग देखते हैं कि हंगर क्या होता है। एक हम लोग देखते हैं क्रॉनिक हंगर और एक देखते हैं सीजनल हंगर। तो हम लोग देखते हैं हंगर क्या है, आखिर ये भूख है क्या भला। तो क्रॉनिक हंगर में क्या हुआ, ये पुअर पीपल के लिए है। जो गरीब लोग हैं ना, वो हमेशा भूखे ही रहते हैं, या उनके पास दिन में 2 वक्त में से कोई एक वक्त का खाना ही होता है। तो नियम से तो उनको भोजन मिल रहा होता है, लेकिन काफ़ी कम मिल रहा होता है, उनके लिए ये सफिशिएंट नहीं होता है। तो ये कौन है? क्रॉनिक हंगर से पीड़ित लोग हैं। ये कौन है? पुअर लोग हैं। और सीजनल हंगर वैसे लोग हैं, सीजनल हंगर जिनको कि महीने के कुछ महीने उनको तो काम मिल जाता है, तो उनका खाने पीने की व्यवस्था होती है, और कुछ महीने ये भूखे गुजारते हैं। जैसे स्मॉल फार्मर होते हैं, और या जो लेबर जो रेनी सीजन के अंदर में काम वाम करते हैं ना गाँव में, खेतों में, तो उनको जब काम मिल रहा होता है तब तो उनको समस्या नहीं होती है, तब तो अच्छा खाते पीते हैं। लेकिन साल के कुछ महीने होते हैं जब इनको काम मिलना बंद हो जाता है, उस समय फसल ग्रो हो रही होती है, लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, तो वैसे लोग को सीजनल हंगर के श्रेणी में हम लोग डालेंगे। अब क्या है कि पहले क्या समस्या थी कि लेस फूड था और मोर पीपुल था। ठीक है, यह पहले बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे दादाओं ने इन चीज़ों को देखा हुआ है कि लेस फूड था और मोर पीपुल। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रणेता कौन थे? MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड लेवल पर कौन थे? तो ये थे नॉर्मन बोरलॉग। अब 1965 में हमारे देश में जो अनाज का उत्पादन था वो 7 मिलियन टन होता था, लेकिन 2010 में ये बढ़ के 218 मिलियन टन हो गया, और हम लोग आत्मनिर्भर हैं आज अनाज के मामले में। हमारे देश में आज अनाज की कोई कमी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी में जो चीज़ खास मायने रखती है वो है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक, अब बफर स्टॉक क्या है? मतलब ग्रेनरी को हम लोग बफर स्टॉक बोलेंगे, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे खूब सारा जो अनाज है ना वो जाके भर दिया है ना, तो ये हो गया बफर स्टॉक। ठीक है, हम लोग अच्छे समय में खूब अनाज उपजाते हैं और उसको रख लेते हैं ताकि बुरे समय में वो हमारे काम आए। तो बफर स्टॉक की ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी में, और साथ में ज़रूरत है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, यानी उसको समय समय पे बांटने का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बफर स्टॉक क्या होता है। इट इज़ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ सेंट्रल में तो है FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और स्टेट में BSFC बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन। ये दोनों मिलके क्या करती है? गरीबों तक समय समय पर अनाज पहुंचाती है। अब हम लोग FCI का फंक्शन देख लेते हैं कि FCI कैसे फंक्शन करती है। तो FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। इसके कौन से मंत्री रहे हैं अधिकांश हमेशा ही? खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री तो ये रहे हैं रामविलास पासवान। अभी भी ये यही मंत्री हैं, मंत्रालय इनके पास। तो ये क्या करती है कि एफसीआई क्या करती है, खरीद करती है, परचेज करती है, क्या करती है, वीट और राइस की। किससे? फार्मर्स से। और इसको वैसे स्टेट से ख़रीदा जाता है जहाँ पे वीट और राइस बहुत होता है, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसको कैसे, इसके लिए क्या करते हैं, एमएसपी घोषित की जाती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या, जब फसल बोई जाती है उससे पहले ही सरकार घोषणा कर देती है, जिससे क्या होता है कि किसान को पहले ही मालूम होता है कि कौन से भाव में उनके फसल बिक जाएंगे। अब इनको क्या है, जो परचेज फूड ग्रेन्स है ना, उनको ग्रेनरीज में रखा जाता है, उनको अनाज के भंडारों में रखा जाता है। और दे डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स टू डिफिसिट एरियाज एंड पुअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी एट वेरी लो प्राइस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इशू प्राइस। फिर ये तो हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस और पे ये खरीदती है, और इशू प्राइस पे इसको बेचती है, यानी महंगे में थोड़ा खरीद के थोड़ा सस्ते में बेचती है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो और जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग रहते हों। हम लोग देखते हैं कि कई बार जो है ना, फूड ग्रेन्स को एडवर्स वेदर कंडीशंस के लिए या बुरे समय के लिए तैयार रखा जाता है, इसलिए उनको स्टोर करके रखा जाता है। फिर हम लोग एक बात करते हैं पीडीएस की, है ना, फेयर प्राइस शॉप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं और इसको राशन की दुकानें भी बोलते हैं। पहले ये सबके पास होता था, पहले राशन कार्ड मेरे सभी को दिया जाता था, लेकिन अब मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। तो ये जो फेयर प्राइस शॉप है ना, ये क्या करती है, राशन की जो दुकानें हैं, इसमें क्या है कि खूब सारे लोग जो है ना वो जाते हैं राशन लेने के लिए। अब क्या है, 5.5 लाख के करीब राशन कार्ड हैं, और 1960 के आसपास इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और अब क्या है, पहले सभी के पास था, अब सबके पास राशन कार्ड नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग मिड डे मील की, है ना। मिड डे मील जो है वो चलाई जाती है स्कूलों में। देख, 1992 तक जो है ना पीडीएस क्या था, यूनिवर्सल था, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था, यानी कि वो कार्ड रिच के पास भी था और पुअर के पास भी था। लेकिन 1992 के बाद जो है बहुत सारे सेक्शंस को जो है ना, वो उनके राशन कार्ड पे उनको फेयर प्राइस शॉप में खाना पीना मिलना जो है वो बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब चीज़ें, परिस्थितियाँ बदल गई। 1992 में जो है पीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1700 ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री विच वेयर रिमोट और बैकवर्ड। रिमोट और बैकवर्ड क्षेत्र में भी जो है वो लगा दी गई। हम लोग आगे देखें, इन 1997 टारगेटेड पीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प द पुअर इन ऑल एरियाज ऑफ द कंट्री। 1997 में पीडीएस को पूरे देश में लागू किया गया। क्यों? ताकि गरीब लोगों को खाना सही दर पे मिले। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार खाद्य सुरक्षा चाहती थी, फूड सिक्योरिटी चाहती थी। और इसके बाद 2000 में हम देखते हैं, इन 2000 अंत्योदय अन्न योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। गरीबों में भी जो सबसे गरीब थे उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना जो है वो लागू की गई। कब लागू की गई है? 2000 में। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को खाना खिलाने के लिए 2000 में अन्नपूर्णा स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अन्नपूर्णा जो है वो लागू की गई। किसके लिए लागू की गई? इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है। अब क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, कई बार बीपीएससी, यूपीएससी यहीं से सीधा उठा के पूछती है, और बच्चे बोलते हैं ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो हमने कभी कहीं पढ़ा ही नहीं था। अभी पढ़ लो स्कूल्स में, आगे कंपटीशन एग्जामिनेशन में बहुत सहूलियत हो जाएगी और तुम आराम से ये कम्पीट कर जाओगे।
अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, पीडीएस का रिज़ल्ट क्या हुआ, ठीक है, ये तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं है, पीडीएस का रिज़ल्ट पूछ रहे हैं। अब क्या हुआ कि पीपल जो है ना वो बहुत आराम से अपने खाने को अफोर्ड कर सकें और बहुत इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ, बहुत कम मौतें हुई, भूखमरी के कारण बहुत कम मौतें हुई। और जब इनको खाना किसानों को सही से मिलने लगा तो इनकी क्या हो गई, इनकम वो है इंक्रीज़ड हो गई, इनकम बढ़ गई, और भी सहूलियतें, इनके बच्चे स्कूल जाने लगे और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ही थोड़ा देखेंगे। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हुआ, इसके ड्रॉबैक्स ये हुए कि स्टिल मैनी पीपल गो टू स्लीप हंग्री डिस्पाइट आवर फ्लोइंग ग्रेनरीज। अभी भी क्या है ना कि हमारे यहाँ जो है अन्न के गोदाम तो भरे हुए हैं, लेकिन अभी भी लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। कई एरियाज़ में अभी भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अनाज का नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमने कई बार देखा होगा, पेपरों में भी देखा होगा कि कई बार गरीब लोग जो काम करते हैं ना तो उनके हाथ के अंगूठे के निशाने घिस जाते हैं, तो जिसके कारण उनको जिस थंबनेल पे उनको मिलता, थंब इम्प्रेशन पे उनको अनाज मिलता, तो बेचारे ले ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा हमने हाल फिलहाल जो है एक बात पढ़ी थी जिसमें कि एक बच्ची जो है ना वो भात करते करते मर गई थी, लेकिन उसको सही समय पे चावल नहीं मिला था, इसलिए क्योंकि उसके पास आधार कार्ड ही नहीं था। अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और न ही उनके पास राशन कार्ड है, और उसको बनवाने के बदले सिस्टम में कई सारे बीच के लोग पैसे मांगते हैं जो वो गरीब दे नहीं सकते, तो उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंचती है। इसके अलावा क्या एक खराबी है कि जो एफसीआई के गोडाउन है ना, जो ओवरफ्लो हैं अनाज से, उनमें बहुत लफड़ा है भाई। बहुत सारे जो है ना वो ख़राब हो जा रहे हैं, बहुत सारे अनाज, और बहुत सारे चूहे खा जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि एमएसपी के लालच में बहुत सारे किसान वही फसल उगा लेते हैं जो फसल सब उगाते हैं, और वो सारे जो ओवरफ्लो हो जाता है गोडाउन फिर इसके बाद जाके। अब हम लोग देखते हैं कि 2012 में एफसीआई के पास 82 मिलियन टन्स जो थे ना वो ग्रेन्स थे बफर में, जबकि ज़रूरत कितनी की थी, सिर्फ 33 मिलियन टन्स की ज़रूरत थी, लेकिन ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 50 मिलियन टन जो है ना वो ज़्यादा था। तो ज़्यादा अनाज रहना क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉपर रखने की फैसिलिटी नहीं थी, जिसके कारण वो अनाज बरसात में चूहे खा जाने से या और कई कारणों से वो बर्बाद हो रहे थे। अब क्या है, ज़्यादा मात्रा में बफर स्टॉक रखने से उनको कैरी करना और उसको मेंटेन करना काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, यानी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। उससे अनावश्यक जो है एक बोझ बढ़ जाता है इकोनॉमी के ऊपर में। अब क्या हुआ, इससे क्या परेशानी हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है ना वो राइस और वीट जो है वो उगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एमएसपी बढ़ा दी गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है, तो उतनी ही वीट और राइस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर किसान एमएसपी के लालच में ये उगा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वैसे एरियो में भी इंटेंसिव यूज हो रहा है वाटर का राइस उगाने में, और इसके बाद क्या है, हमारा वाटर लेवल तो नीचे गिर ही रहा है, और इसके बाद हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर में भी इसका बुरा असर हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, डिग्रेड हो रहा है। तो ये सब कारण हो रहा है क्योंकि एमएसपी घोषित कर दी गई, तो पंजाब वगैरह एरियाज़ में जहाँ पे गेहूँ खूब उगाया जाता था वहाँ भी गेहूँ और चावल भी किसान उगाने लगे हैं। अब इसके अलावा एक और समस्या आती है, जो पीडीएस के डीलर्स हैं ना वो माल प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि वो क्या है, काला बाजारी करना शुरू कर देते हैं। कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं कि फूड ग्रेन्स को ओपन मार्केट में बेचते हैं ताकि इनको ज़्यादा अच्छा पैसा मिले, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, पुअर क्वालिटी का सामान जो है ना वो राशन शॉप पे रखते हैं और गरीब लोगों को पुअर क्वालिटी का सामान देते हैं। और कई बार तो ये दुकानें खुलती नहीं या बहुत कम खुलती है, और खुलती भी है
तो थोड़ी देर के लिए खुलती है फिर बंद कर दी जाती है। तो हमेशा क्या भीड़ भाड़ लगा रहता है इनकी दुकानों पे। कोविड-19 के दौरान भी हमें कई सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली है। अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। अब क्या है कि हम लोग तमिलनाडु का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी वो पैठ नहीं बना पाई है जो बननी चाहिए। हमारे यहाँ यानी कि बिहार में ना हमारे यहाँ ना कोऑपरेटिव सोसाइटी मजबूत है, ना ही सिविल सोसाइटी मजबूत है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और सिविल सोसाइटी को मैं सेपरेट बताऊंगा टॉपिक बियॉन्ड सिलेबस में। और अभी हम लोग अपने टॉपिक पे ही स्टिक रखते हैं और देखते हैं कि 94% ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स इन तमिलनाडु ओन्ड बाई कोऑपरेटिव्स विच वाज परफॉर्म वेरी वेल। 94% जो है ना फेयर प्राइस शॉप्स है तमिलनाडु में, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ऑपरेट की जाती है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में संबंधित जो लोग होते हैं ना, वो खुद ही तो अनाज लेते हैं, इसलिए वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी होती है। अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में जो मदर डेयरी है, ठीक है ना, मदर डेयरी का नाम सुना होगा। इन दिल्ली मदर डेयरी प्रोवाइड्स मिल्क एंड वेजिटेबल्स एट वेरी लो प्राइस विच आर कंट्रोल्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो मदर डेयरी जो है ना दिल्ली में, वो बहुत कम दाम पर मिल्क यानी दूध और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां प्रोवाइड करती है। किसको? तो गरीब लोगों को। और ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में है और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। अब मुझे ये बताओ कि मदर डेयरी को मदर डेयरी ही क्यों बोलते हैं, फादर डेयरी क्यों नहीं बोलते हैं? तीसरा हम लोग देखते हैं कि अमूल ब्राउट वाइट रिवॉल्यूशन इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एट चीप रेट्स। जो अमूल है ना, अमूल जो है ना, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसने क्या वाइट रिवॉल्यूशन लेके आया था। अमूल के संस्थापकों में से कौन थे? वर्गीस कुरियन का नाम सुना है? और इनके लाल बहादुर शास्त्री के साथ कैसे रिलेशन थे, ये सब पता रहना ज़रूरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस हैज़ फैसिलिटेटेड NGOs फॉर सेटिंग अप ग्रेन्स बैंक इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन में फूड ग्रेन्स के लिए NGOs आए हैं और अलग अलग रीजन्स में ये इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ बेहतरीन चीज़ें थी जो हो रही है। कुल मिलाकर लबोलुआब मैं ये बताऊं कि फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा जो है वो ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो तो बहुत सारे लोग हमारे देश में भूख से मर जाएंगे और ये नैतिक रूप से तो अच्छा नहीं होगा, साथ ही साथ हमारी देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बुरा होगा। क्योंकि ये जो लेबर क्लास के लोग हैं ना, जिनको बहुत कम वेजेस पे काम मिलता है, घुमा फिरा के देश की इकोनॉमी को यही आगे बढ़ाते हैं। अभी लॉकडाउन के बाद ये बात और श्योर हो गई है। तो चलो मैं चैप्टर को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को नहीं मिला तो मुझे खुला बताना कि भाई आपसे कुछ सीखने को नहीं मिला, मुझे आपसे पढ़ने का दिल नहीं है, ये खुला बताना। चलो ठीक है, अभी इतना ही, बाय।